हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक नई सक्सेस स्टोरी को लेकर के। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने एक और स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ जिनका नाम है प्राची दीक्षित। और इन्होंने बहुत ही कमाल की रैंक हासिल की है आईआईटी जैम में भी और साथ ही साथ गेट बायोटेक्नोलॉजी में भी। गेट बायोटेक्नोलॉजी में इनकी रैंक 699 है और आईआईटी जैम में इनकी रैंक 26 है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम प्राची से ये जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने दोनों एग्जामिनेशंस को किस तरीके से अच्छे से डील किया और किस तरीके से टारगेट किया, क्या पढ़ाई, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनके मेन थे और उनका टाइम टेबल वगैरह क्या हुआ करता था। तो प्राची, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे बीच में आइए और हमसे बातें करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच प्राची, आपने इतना समय निकाला। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस समय अपने इंटरव्यूज वगैरह में बिजी होंगी, बट फिर भी आपने इतना समय निकाला स्टूडेंट से बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले प्राची, आप हमें ये बताइए कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है जैम में भी और गेट में भी। तो सबसे पहले तो जब आपने रिजल्ट देखा तो क्या आपको भरोसा था कि ये रैंक इतनी अच्छी आ गई है हमारी? सर जब मैंने गेट का एग्जाम्स देके आई थी तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और जैसे मेरा बैकग्राउंड बीएससी से रहा हुआ है तो मुझे स्टार्टिंग में और पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था इस ईयर गेट बायोटेक का। तो उससे थोड़ा मुझे लगा नहीं था कि इतना रहेगा। बट वो क्वालिफाइड हुआ। फिर उसके बाद जब जैम का हुआ था तो मुझे जहां तक पेपर अच्छा गया था तो मुझे था कि टॉप 100 में तो रहेगा। बट 26 का इतना आइडिया नहीं था कि 26 पे सकती है। ओके। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव दे करके आते हैं उनको एक रफ आइडिया होता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, बट इतने अच्छी रैंक की सरप्राइज की तरीके से ही होती है। तो क्या आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत डाइवर्स चीज़ें आपने क्रैक की हैं। गेट का एग्जामिनेशन जो होता है वो ज़्यादातर बीटेक के स्टूडेंट्स देते हैं, क्योंकि उसमें बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रोसेस वगैरह पूछता है। लेकिन और जैम में जो है वो बीएससी की लेवल की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आपने इतनी डाइवर्स चीजें दोनों किया। थोड़ा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए और कैसे आपने डिसाइड किया कि गेट और जैम मुझे देना है। सर मैं झांसी उत्तर प्रदेश से रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी बीएससी यहीं अपने होम टाउन से स्टार्ट की थी, बीएससी बायोलॉजी 12th के बाद। तो मेरी थोड़ी हेल्थ कंडीशन की वजह से मैंने यहीं लोकल कॉलेज चूज किया कहीं बाहर जाने से बेटर। तो उस टाइम पे जब मैं बीएससी करी थी तो पढ़ने में मतलब अच्छा लगता था, साइंस का बायो का सब। बट मुझे उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। तो फिर बाद में यूट्यूब पे देखते कि जैम भी होता है, बायोटेक भी होता है। तो सर मेरी जो मतलब हेल्थ कंडीशन थी वो 2024 में थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हुआ। सो मैं आपको बायो प्रोसेस आपका मैं यूट्यूब पे तब देख रही थी। तो फिर फिर मैंने उसी टाइम गेट बीटी का और एक एग्जाम में भी सोचा मैंने देने के लिए। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का गेट का सिलेबस और जैम का सिलेबस कुछ हद तक मैच करता है, बट जैम में थोड़ा सा बीएससी के लेवल का चीज और गेट बीटी में बायोटेक्नोलॉजी के लेवल का चीज पूछा जाता है। तो आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या था कि दोनों एग्जामिनेशन मेरा क्वालिफाई हो जाए? कैसे पढ़ाई की थी आपने? सो जैसे दोनों एग्जाम्स में बहुत चीजें कॉमन होती हैं सर। जैसे कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में बहुत मेजर पोर्शन होती है। मॉल राइट। बायो बायो के ज्यादा टॉपिक बहुत कॉमन होते हैं। तो सर राइट। मैंने पहले वो देखा था और फिर मैथ्स जैसे कि गेट में आती है वैसे ही जैम में आती है। तो मैथ्स के कुछ टॉपिक जैसे कि कैलकुलस, लिमिट्स, ये सब बहुत कॉमन होते हैं दोनों के बीच। तो जो कॉमन टॉपिक्स थे मैंने पहले सर वो स्टडी किए थे। फिर जैसे जैम में सर दो चीजें काफी डिफरेंट होती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि गेट में नहीं होती हैं। गेट बीटी में नहीं होती है, गेट एक्सेल में फिर भी केमिस्ट्री वो पूछते हैं। तो सर मैंने वो लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए रखा हुआ था और उसके लिए फिर मैंने एनसीईआरटी यूज की थी लास्ट के डेज में। ग्रेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, केवल नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। आपका क्या रूटीन था? क्या आप पीवाईक्यूज करती थी ऑन अ डेली बेसिस, या पीवाईक्यूज को आप कितना इंपॉर्टेंस देती हैं? सर मैं पीवाईक्यूज तो मैंने मोस्टली पीवाईक्यूज ही सॉल्व किए थे सर। जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने गेट बीटी, गेट एक्सेल, डीबीटी, बेट के, आईआईटी जैम के एंड सीएसआईआर के भी मैं साथ में पीवाईक्यूज ही सॉल्व कर रही थी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए थे। ओके, तो बिल्कुल आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि हालांकि आप प्रिपरेशन जो है वो जैम और बीटी की कर रही थी, गेट बीटी की, बट फिर भी आपने जो जो एग्जाम के क्वेश्चंस मिले वो सारे के सारे यस। लगाए, आईसीएमआर से लेकर के आपने गेट
और डीबीटी और गेट के तो लगा ही लगाए, सीएसआईआर तक के लगा डाले। तो इससे फायदा मिला होगा आपको कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली पाई होगी सब्जेक्ट की। यस सर। अच्छा, मुझे अपना शेड्यूल के बारे में थोड़ा-सा बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे रेगुलरली पूछते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं एग्ज़ामिनेशन के, यू बीइंग वन ऑफ देम, कि उनका शेड्यूल क्या होता है? कितने घंटे वो पढ़ाई करते हैं और डेली रूटीन वगैरह क्या होता है? तो थोड़ा-सा अपने उसके बारे में बताइए। सर मेरा तो डेली 6-7 आवर्स का स्टडी जो प्रॉपर था उतना था। बाकी मैं ट्राई करती थी इवनिंग में वॉक लेके आऊँ, क्योंकि उससे काफ़ी काम माइंड रहता है। तो मैं स्टार्टिंग अपना रिवीजन से करती थी, जो भी मैंने 1 दिन पहले पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी और फिर ये देखती थी कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं पीवाईक्यूज़ में। तो फिर बाद में रात को जहाँ-जहाँ पे गलतियाँ हुए हैं उसको फिर रिपीट करती थी मैं रिवीजन में। ओके। तो आपने समाधान लाइफ साइंसेज़ जब जॉइन किया था, तो उसमें उस समय भी आपने काफ़ी टेस्ट वगैरह दिए थे और क्लासेस तो रेगुलरली हो ही रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपकी प्रिपरेशन में टेस्ट ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, या आप क्या कहेंगे कि टेस्ट कितने ऑफ़न अपीयर करने चाहिए स्टूडेंट्स को? तो स्टार्टिंग में तो जब सिलेबस हो जाता है और एग्जाम से 2-3 मंथ्स लेफ्ट होते हैं, तो मतलब हम टेस्ट दे सकते हैं, वीकली 2-3 टेस्ट दे सकते हैं। मैं उस टाइम पे 2-3 टेस्ट दे रही थी। उस टेस्ट में सबसे एडवांटेज ये होता है कि हमको हमारी मिस्टेक्स का पता चलता है। राइट। जैसे जब मैं अभी भी टेस्ट दे रही हूँ, तो जो भी गलतियां होती है मैं उसको पूरा गो थ्रू करती हूँ। फिर सर रिवीजन बुक से लेना, नोट से लेना, वो सब सर। तो अगर हम टेस्ट नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा हमें क्या याद है और क्या याद नहीं है, हम कहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं, कहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो सर टेस्ट तो अच्छा। मेन है। अच्छा, रिवीजन करने का क्या तरीका आप यूज़ करती थी? कैसे रिवाइज़ करती थी? मतलब ऑन अ डेली बेसिस, जैसे क्लास हुई आज कुछ पढ़ाया, तो उस क्लास में आप पहले का पढ़ के आती थी, कि कोई एक एक हफ्ते में 1 दिन डिसाइड कर लेती थी कि सैटरडे, संडे में रिवाइज़ करना है? अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है आई नो स्टूडेंट्स की, आप किस तरीके से रिवीजन करती थी अपना? सर जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो जैसे अगर एक क्लास में हमने जो पढ़ा है, हम मोस्टली वो पढ़ सकते हैं एक क्लास से पहले। लेकिन जब बहुत ढेर सारा सिलेबस हो जाता है, तो सर मैं ये ट्राई करती थी कि मैं वीक में 2 डेज ऐसे निकालती थी जिसमें मैं अपना सिलेबस पुराना वाला रिवाइज कर सकूँ, क्योंकि सर अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो वो पूरा भूल जाते हैं सारा वो। और सर फिर लास्ट टाइम पे मैंने पीवाईक्यूज के थ्रू ही रिवीजन किया था। हाँ। जहां जहां पे जैसे कोई अगर मिस्टेक हो रही है तो मैं वो टॉपिक उठा के रिवाइज करती थी फिर। ओके, ओके। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करने के दौरान बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने लग जाते हैं, या बहुत सिलेबस इतना ज़्यादा होने की वजह से वो ओवरवेल्म्ड होने लग जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा लगता था आपको कि यार मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, या इतना ज़्यादा सिलेबस है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा? क्या आपके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आती थी? यस सर, ये ईयर तो सर मतलब जैसे मेरे लिए बहुत हार्ड रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा हेल्थ इश्यूज से। तो हुँ, मैं बार-बार यही सोच रही थी, क्योंकि मैं ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस कंसिडर कर रही थी अटेम्प्ट देने के लिए। जैसे मैंने सर एमएससी भी जॉइन कर रखी थी, लेकिन मैं कहीं न कहीं सर उतना एक्सपोज़र नहीं मिल रहा था और मैं आगे पीएचडी के लिए जाना चाहती थी। तो हुँ। आगे मेरी पीएचडी खराब नहीं हुई, इसीलिए मैंने सर फिर जैम सोचा था कि मैं एक एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूट से करूँगी। तो तो बहुत अच्छी सर बात है। प्राची, मतलब मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि प्राची अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से किसी अच्छे कॉलेज में एमएससी में एडमिशन नहीं ले पाईं। लेकिन उन साइड बाय साइड वो एमएससी भी परस्यू कर रही थी और अपने एजुकेशन को और बेहतरीन इंस्टीट्यूट से करना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने लगातार कंटीन्यूअसली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर भी किया, और अब इतना अच्छा रैंक जैम में और गेट में लेकर के आई हैं, और इसके बल पे वो दोबारा एमएससी करने का सोच रही हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार कहीं सिलेक्शन हो गया तो उससे सैटिस्फाई हो जाते हैं कि यार अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। बट हैट्स ऑफ टू प्राची, जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले रही हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रही हैं। तो आपने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब की, क्योंकि गेट बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या आप बायो प्रोसेस को किस तरीके से आपने देखा? क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो नहीं है, आपने बताया भी कि आप बीएससी उससे आई हैं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कितना टफ होता है और आपको कितना बेनिफिट हुआ क्लासेस से? सर स्टार्टिंग में तो मुझे टफ लग रहा था, फिर जब मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की तो सर बहुत बेसिक से आपने स्टार्ट किया था। और रेगुलर रिवीजन से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सर आपने क्लासेस में क्वेश्चंस बहुत कराए थे।
तो बाद में मुझे सर यही हुआ कि मुझे फिर बाद में भी मुझे जो नेट पे क्वेश्चंस मिलते थे जितने उतने मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही हुआ था सर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से सारे फॉर्मूले भी आपको अपने आप याद हो जाते हैं, अलग से याद नहीं करने हम्म, पड़ते हैं। तो सर मैंने इस बार थोड़ा बायो प्रोसेस भी ज़्यादा आई थी एग्ज़ाम में। तो यस। मैंने सर मोस्टली ऑलमोस्ट 3-4 रजिस्टर फुल प्रैक्टिस किए थे बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स। तो बायो जो प्रोसेस आप का क्लास क्या जैम में भी आता है? नो सर, बायो बायो प्रोसेस जैम प्रोसेस में के नहीं। कुछ क्वेश्चंस जैम में नहीं आता। नो। ओके, ओके, ओके। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट आपकी बात जो सुन रहा हो, तो वो जैम और गेट के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि दोनों एग्जामिनेशंस कितने डिफरेंट है और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए हमें? सर अगर कोई गेट लाइफ साइंस के लिए कर रहा है तो काफी इजी रहेगा क्योंकि उसमें केमिस्ट्री आती है और बायो आती है। और जैम में भी सर केमिस्ट्री और बायो मेजर पोर्शन रहता है, मैथ्स भी काफी कम आती है, उतनी नहीं आती है। अगर बीटी के लिए भी कर रहे हैं तो सब मेजर तो पोर्शन बायो का ही होता है हर एग्जाम में। तो अगर हुँ, हमारा बायो है, हम साइड बाय साइड बाकी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, उतना कठिन नहीं होता है। और हुँ। जैम में गेट में मैथ्स ज्यादा हार्ड थी, बट जैम में इतना मैथ्स हार्ड नहीं रहता है, तो ओके, उसका ओके। तो बेनिफिट आप अगर प्रायोरिटाइज़ करना चाहें गेट बायोटेक्नोलॉजी क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है, तो टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहें, जैसे आपने बताया कि 2-3 रजिस्टर आपने बायो प्रोसेस की प्रैक्टिस की। तो क्या टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गेट बायोटेक के लिए और इसी तरीके से जैम के लिए अगर आप बता सकें तो? सर अगर गेट बायोटेक में सर जैसे बायो तो दोनों में ही बायो कैम मॉल बायो ये सब तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सेल बायो से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। बाकी आपने भी सर एक लिस्ट दी थी जिसमें मेजर जो होते हैं वो, तो मैंने उसके थ्रू ही किया था सारा। और सर गेट बीटी में बायो प्रोसेस में मोनोड इक्वेशन जो रहती है और जी। हमारे सीएफटीआर के क्वेश्चंस होते हैं, मेनली हुँ, सर उसी से क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर। तो वही मतलब पीवाईक्यू से ये आइडिया मिल जाता है कि कितने ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसी ओके। के थ्रू आता है सारा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए क्योंकि आपने दोनों एग्ज़ाम की तैयारी की है, कोई एक मिस्टेक बताइए जो आपको लगता है कि यार मैंने करी अपने पढ़ाई के दौरान, अगर मैं वो ना करती तो मेरा और अच्छा रैंक आ सकता था। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान? सर मेरा गेट में तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये था, मैं पेपर देख के बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि जैसे मैंने मॉक के टाइम पे सर मैंने जो पीवाईक्यूज के फुल लेंथ पेपर थे मैंने वही लगाए थे, तो हुँ, वैसा पेपर नहीं था इस ईयर का मुझे जहां तक राइट। लगा, जैसा मैं हुँ, लगा रही थी। तो मैं उस टाइम काफी नर्वस हो गई और मेरे सिली मिस्टेक्स बहुत हुए थे, जो मुझे आते क्वेश्चन थे मेरे वो भी गलत गए। तो जब हुँ, आंसर की आई सर वो चीज रियलाइज भी हुई कि ये आता वो क्वेश्चन जो हमारा गलत हो गया। और सर जैम में भी यही हुआ, मेरा जिस दिन एग्जाम था मैं उसी दिन गई थी क्योंकि मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी गेट को लेके। मुझे लगता नहीं था क्योंकि जैम में सब्जेक्ट अलग था, तो मुझे लगा नहीं मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी। तो जिस टाइम पे मेरा एग्जाम था मैं उसी सुबह निकली थी यहाँ से। उसमें भी सर मैंने मोस्टली 8 नंबर का जो सिली मिस्टेक था वो मेरा हुआ था। तो मैं मतलब यही कहना चाहूंगी कि काम माइंड से पूरा एग्जाम रहे, अगर आप नर्वस होंगे तो उसमें आप ही का लॉस है सारा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मैं अपने क्लासेस में भी ये हमेशा कहता हूँ कि गेट का एग्ज़ामिनेशन तो ख़ास तौर पे ऐसा होता ही होता है जनरली कि शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो तो वो बहुत टफ होते हैं और वो नहीं सॉल्व होते। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हड़बड़ाने लग जाते हैं और उनकी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। समाधान लाइफ साइंसेज़ जॉइन करने के बाद आपको क्या लगा? किस तरीके से हेल्प हुई आपकी जर्नी में? पर जैसे आपके जो नोट्स होते हैं वो बहुत कंसाइज वे में होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ये अगर हमारे पास बहुत ढेर सारा मटेरियल होगा पढ़ने को हुँ, तो बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, वो उतना राइट। पॉजिटिव वो नहीं रहता है। और हुँ, आपके नोट्स बहुत कंसाइज थे, जो एग्जाम में मोस्टली आता है उसी पे बेस होते हैं। और हुँ, ऐसा बायो प्रोसेस तो मेनली आपके नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की है क्योंकि मुझे बायो प्रोसेस में बहुत डर लग रहा था। और बाद में सर जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरा वो स्ट्रांग हो गया है पार्ट काफी हुँ, बायो हुँ। प्रोसेस का। तो आपके नोट्स में सारे फॉर्मूलेज आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वो बहुत इजी वे में मतलब मुझे आ गए थे, तो मुझे बहुत इस चीज में हेल्प हुई थी आपके नोट से। अच्छा, बाकी अगर आप स्टूडेंट्स को बोलें कि कौन-सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए या कौन से रिसोर्सेज़ और इस्तेमाल करने चाहिए स्टूडेंट्स को, तो वो भी अगर आप बता सकें, तो जैम के लिए या गेट के लिए आपको क्या लगता है? सर बुक तो सर क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है उसे किस बुक से ज्यादा समझ आ रहा है। तो वैसे एक स्टैंडर्ड बुक आपके पास होनी चाहिए, कोई अगर हुँ, आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको वीक लग रहा है तो आप उस बुक से एक बार गो थ्रू कर लें कि आपको हुँ, कितना उससे समझ आ रहा है। बाकी हुँ, वो सर क्योंकि मुझे अगर किसी बुक से समझ आ रहा है और सामने वाले को नहीं आ रहा है तो वो उसकी हुँ, पर्सनल चॉइस हो सकती है।
बाकी तो Okay. नोट्स ही, अगर मतलब टीचर पे अपना पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, नोट्स मोर देन Yes. इनफ होता है। ठीक है। अच्छा प्राची, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा रैंक लेकर के आई, अब आगे आपने क्या सोचा है अपने लिए, कि क्या आप एकेडमिक लाइन में आके जाना चाहती हैं या अपना करियर इंडस्ट्री में जॉब में बनाना चाहती हैं, आपने क्या सोच रखा है? सर जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, सर उस टाइम मुझे कैंसर बायोजेनेटिक्स पे अभी भी मतलब काफी मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो हम्म, मोस्टली है मैं पीएचडी के लिए ही आगे जाऊंगी। लेकिन हम्म, अभी कॉलेज में जैसा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि अभी मेरा ऐसा एक्सपोजर रहा नहीं है कहीं, तो हम्म, कुछ नया सीखने को जैसा मिलता है तो मैं उसके साथ फिर देखूंगी ओके। क्या मुझे तो सीखना कौन है। सा ड्रीम इंस्टीट्यूट है प्राची आपका, कि अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगी कि मुझे जो मैं जिसके लिए प्रिपेयर कर रही थी वो मुझे मिल गया? सर आई थिंक साइंस के बच्चों के लिए तो आईएससी बेंगलोर ही उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है, अगर रिसर्च के लिए हम बात बिल्कुल, करें तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरा वो। बहुत अच्छा बात है। तो आपने इतने अच्छे से बताया कि आप कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगी और कैसे स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए दोनों एग्जामिनेशंस की, और सबसे खास बात यह है कि अपनी जो आपका बैकग्राउंड था, बीएससी का बैकग्राउंड था, उसके बावजूद भी आपने गेट भी निकाला और ये वाला एग्जाम भी निकाला, और अब आप आगे इंटरव्यूज वगैरह के लिए जा रही हैं, पीएचडी करना चाहती हैं आगे जा करके। और सबसे बड़ी बात कि आपकी तबीयत वगैरह खराब होने के बावजूद भी आप अपनी विल पावर के ज़रिए आगे बढ़ रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्राची, और आई एम डेड श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे होंगे वो ज़रूर आपसे मोटिवेटेड होंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच प्राची, आप हमसे जुड़ी और आपने हमसे इतनी बातचीत की। थैंक यू सर।